नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो रियल नंबर में आज हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय इसके बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए दो संख्याएं हैं हमारे पास, ए और दूसरी संख्या है बी। और यदि कोई संख्या ए है, ए में यदि हम बी का भाग दें और मान लेते हैं कि वो क्यों बार जाए, और यदि शेषफल आर बचे, तो इस ए को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। यानी यहाँ जो ए आएगा ये बी और क्यू के गुणा, यानी बी और क्यू के गुणा प्लस आर के जोड़ के बराबर आएगा। यदि मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 23 और इसमें यदि भाग दिया जाता है 5 का, तो वो 4 बार जाए और शेषफल यदि 3 बचे, तो हम यदि 23 को लिखना चाहें तो इन दोनों को गुणा करेंगे, यानी 5 गुणा 4 20 और प्लस में 3 के रूप में लिखेंगे। यानी ये हमारे पास जो ये आई है ए बी क्यू प्लस आर, इस प्रकार से आएगा। लेकिन यहाँ हमें आर के बारे में भी बताना है कि आर कैसी संख्या हो सकती है। तो यदि शेषफल 0 बचे, यानी पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेषफल 0 बचेगा। तो यहाँ हमारे पास यदि शेषफल देखें तो क्या क्या बच सकता है? 0 1 2 3 और लास्ट 4, यानी 5 का भाग देते हैं तो 5 शेषफल कभी नहीं बचेगा, 5 से छोटी संख्या बचेगी। इसका मतलब आर क्या हो सकता है? 0 और 0 से बड़ा, तथा हमेशा जिस संख्या का भाग देते हैं यानी बी जिसका भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा आएगा। तो यहाँ जो आर होगा वो 0 से बड़ा और उसके बराबर या बी से छोटा होगा। यहाँ हम देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होते क्या है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 से बड़ी और उसके बराबर और हमेशा बी यानी जिसका भाग देते हैं उससे हमेशा छोटी होती है। ये होती है हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब बात करें कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो मान लीजिए हम 4 का भाग किसी संख्या में देते हैं, वो संख्या ए, तो हम इस संख्या को लिखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मान लिया कि ये इसका भाग इसमें x बार जाता है, लेकिन जो शेषफल है वो हम जानते हैं क्या क्या बच सकता है, या तो 0 या 1 या 2 या 3 से ज़्यादा नहीं बच सकता, क्योंकि 4 और 4 शेषफल बचेगा तो उसमें पूरा पूरा भाग ही चला जाएगा। इसलिए यहाँ 4 हमेशा इससे छोटा, जिसका भाग देते हैं उससे छोटा ही बचेगा। तो 0 1 2 और 3। तो यहाँ संख्या ए क्या हो सकती है? 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x, और शेषफल 0 होगा तो प्लस 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या दूसरी संख्या यदि हम बात करें A2 की बात करें तो ये 4x और शेषफल 1 होगा तो प्लस का 1। यदि 4x प्लस शेषफल 2 होगा तो 2 आ जाएगा। और A4 की बात करें तो 4x प्लस 3 आ जाएगा। इस प्रकार से ये संख्याएं हो सकती हैं। इस प्रकार से और भी कोई संख्या यदि हम लिखना चाहें, यदि 3 का भाग देके लिखना चाहें, 4 का भाग देके लिखना चाहें, किसी भी संख्या को लिखना चाहें तो वो इस प्रकार से बच सकती है। तो किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर किसी संख्या का HCF निकालने के लिए, ये भी हम आगे इसी प्रश्नावली में सीखेंगे कि HCF कैसे निकालते हैं, तो वो भी इसी में सीखेंगे। 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप में होता है। अब यहाँ हमें ये दर्शाना है कि 8q प्लस 1 के रूप में वर्ग होता है। तो सबसे पहले हम एक सबसे छोटी ऐसी संख्या लेंगे जिसके वर्ग में से 8 कॉमन लिए जा सके। तो 2 और 4, तो 2 के वर्ग में से लिए नहीं जा सकते, इसलिए 4 लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या है 4 जिसके वर्ग में से कॉमन लिए जा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई संख्या है a जिसमें हम 4 का भाग दें, और मान लेते हैं कि वो x बार जाता है। तो शेषफल क्या क्या बच सकता है? 0 1 2 और 3।
तो यहाँ हमारे पास जो संख्याएं बनेंगी वो संख्याएं क्या हो सकती हैं, a1 बराबर तो होगा 4x प्लस 0 यानी 4x, a2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 1, a3 बराबर हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 2 और a3 इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस 3। इस प्रकार से ये 4 संख्याएं होंगी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक यानी जिसमें जो विषम संख्या हो, तो यहाँ से इसमें से दो कॉमन लिया जा सकता है, यानी इसमें दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब एक तो ये हो गई सम संख्या और दूसरी सम संख्या हो गई ये, इन दोनों में दो का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये भी सम संख्या। इसका मतलब हमें जिसकी ज़रूरत है वो विषम संख्या एक तो ये है और एक ये संख्या है। तो इन दोनों का वर्ग करके देखेंगे, जिसे हम 8q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो संख्या लेंगे वो इस प्रकार से लेंगे, यहाँ 8 कॉमन लेना है। इसका मतलब उसके वर्ग में से 8 कॉमन आ जाए, इस प्रकार की संख्या लेंगे। तो हमारे पास सबसे छोटी संख्या 4 आई, जिससे हम विषम भी देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पास जो दो संख्याएं आई, एक तो आई है a इक्वल टू 4x प्लस 1 और इसका वर्ग यदि हम करेंगे तो वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर को यदि हम खोलेंगे तो पहली संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 16 और x का हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। बीच में दोनों को गुणा और 2 से गुणा यानी दुगुना करके लिखेंगे। तो 4x को 1 से गुणा करेंगे तो 4x एकम 4x और 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8x। इस प्रकार से हो जाएगा। अब इन दोनों में से यदि हम कॉमन लेना चाहिए, इन दोनों में से तो कॉमन आता है हमारे पास 8 कॉमन लेंगे, बाकी सबको इसके अंदर लिख देंगे और यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का यहाँ आ जाएगा x और ये प्लस 1। यहाँ इस कोष्टक में जो भी लिखा है इसको क्यों मानेंगे, ये हमारे पास आ गया 8q प्लस 1 और यहाँ जहाँ हम लिख सकते हैं जहाँ हम लिख सकते हैं 8q प्लस 1 आ जाएगा, जहाँ हम लिख सकते हैं q इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x। इस प्रकार से दूसरी संख्या यदि हम लेना चाहिए तो 4x प्लस 3 आएगा। a2 यदि इक्वल टू हम लेना चाहिए तो यहाँ से हमारे पास ये आएगा, स्क्वायर करने पर इसका भी वर्ग यदि हम दोनों साइड से वर्ग करेंगे तो यहाँ जाएगा हमारे पास इसका स्क्वायर 16, x स्क्वायर 3 का करेंगे तो 9 और ये दोनों को गुणा करेंगे 4 3 12 और दुगुणा करेंगे तो 12 दूनी 24x। 24x यहाँ हमारे पास आ जाएगा, 4 3 12 और 12 दूनी 24x। इसको 8 प्लस 1 लिख सकते हैं, 16x स्क्वायर प्लस के 24x और प्लस 8 और प्लस का 1। सब में से 8 कॉमन ले सकते हैं, तो 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा 3x और यहाँ प्लस का 1 और ये प्लस 1 बाहर हो जाएगा। यहाँ भी हम 8 और q प्लस 1 लिख सकते हैं, जहाँ q इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर 3x और प्लस का 1, ये हमारे पास q के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विषम पूर्णांक का यदि हम वर्ग करेंगे तो उसको 8q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को हम हल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक संख्या है। तो सेम वही बात है, सबसे पहले हमें वो संख्या देखनी है जिसका हम उस संख्या में भाग देंगे, यानी हमें जो संख्या लेनी है वो क्या आएंगी। तो इसके लिए घन में 9 का पूरा पूरा भाग जाए, 9q के रूप में लिखना है तो घन में 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो संख्या सोचेंगे सबसे पहले 3 का घन होता है 27, में से 9 कॉमन आ सकते हैं। इसका मतलब हमें जिस संख्या का भाग देना है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जहाँ हमें 3 लिखेंगे और जो संख्या होती है वो हमें पता नहीं है, भाग x बार जाएगा, शेषफल 0 1 और 2 बच सकता है। 3 का भाग दे रहे हैं तो 3 से छोटे पूर्णांक संख्या। बात करें संख्याएं क्या होंगी, तो a1 की बात करें तो भाग पूरा पूरा आ जाएगा, तो इन दोनों को गुणा किया 3x, शेषफल 0 है, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। a2 की बात करें 3x, शेषफल 1 है, जोड़ने की ज़रूरत है।
A3 की बात करें 3x सेम, शेषफल इस बार 2। तो इस प्रकार से हमारे पास ये तीनों संख्याएं आएंगी। तीनों संख्याएं या सम विषम की कोई बात है नहीं कि हमें कुछ हटाना है, तीनों संख्याएं लेंगे, घन करके दिखाना है। पहले इनका घन करेंगे और उस घन को हम 9q या 9q+1 या 9q+8 के रूप में लिखना है। तो पहली संख्या लेते हैं a1। a1 इक्वल टू है 3x, क्यूब करेंगे, घन करने पर घन करेंगे तो यहाँ अपने पास आ जाएगा a1 का क्यूब और 3x का क्यूब। 3x इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 27x की क्यूब। यहाँ से हम इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ में हमारे पास बचेगा 3x की घात 3। इसको हम लिख देंगे 9q a1 का क्यूब। q इक्वल टू जहाँ q इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3x की क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा। अब बात करते हैं a2 की। a2 की बात करते हैं, यहीं कर लेते हैं a2 इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 3x+1। क्यूब करेंगे, क्यूब करने पर a2 का क्यूब यानी 3x+1 का होल क्यूब। क्यूब करेंगे तो क्यूब का सूत्र होता है पहली संख्या का क्यूब। पहली संख्या का क्यूब करेंगे तो 27x क्यूब हो जाएगा। लास्ट वाली संख्या का क्यूब करेंगे तो प्लस का 1 का क्यूब हो जाएगा। अब बात करें बीच में, तो बीच में दोनों को गुणा और 3 से गुणा। 3x को 1 से गुणा किया तो 3x से कम 3x, 3 से किया तो 3 दिए 9x, और कोष्टक में जो है सेम ऐसा का ऐसा 3x+1। ये होता है क्यूब को खोलना। क्यूब को खोलने के लिए पहली संख्या का क्यूब, लास्ट की संख्या का क्यूब, दोनों को गुणा, 3 से गुणा, कोष्टक सेम, इस प्रकार से लिखते हैं। तो इन सब में से यदि हम 9 कॉमन लें तो 9 कॉमन यहाँ आ जाएगा, हमारे पास यहाँ बचेगा 3x की क्यूब प्लस यहाँ आ जाएगा कोष्टक में 3x+1, और ये कोष्टक बंद। 1 का क्यूब 1 होता है। कोष्टक के पूरे को यदि क्यू माने तो हमारे पास आया 9 और क्यू प्लस का 1, जहाँ कोष्टक में जो भी लिखा हुआ है वो क्यू के बराबर आ जाएगा। क्यू बराबर आ जाएगा 3x की क्यूब और कोष्टक 3x+1। इस प्रकार से हमने दूसरी संख्या को भी 9q+1 के रूप में लिख दिया है। a3 की बात करें तो a3 में हमारे पास था 3x+2। घन करने पर घन करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा a3 की क्यूब इक्वल टू 3x+2 का होल क्यूब। वही सेम तरीका इसका क्यूब यानी 27x की क्यूब, 2 का क्यूब 8, 2 की क्यूब होती है 8। बीच में दोनों को गुणा, 3 दूनी 6, 3 से गुणा 6 × 18, 3 दूनी 6 को 3 से गुणा किया तो 6 × 18, 18 और एक x था 18x, और कोष्टक सेम यानी 3x+2। इस प्रकार से आएगा। सेम यहाँ से भी 9 को कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेते ही हमारे पास आ गया 3x की क्यूब, यहाँ 2 बार जाएगा 2x इंटू x 3x+2, 3x+2, यहाँ से बंद हो जाएगा कोष्टक और यहाँ आ जाएगा 8। कोष्टक को क्यों मानेंगे तो 9q और यहाँ प्लस का 8, 9q+8। इस प्रकार से हमारे a3 का क्यूब जो आएगा वो भी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को के घन को 9q+1 या 9q+8 के रूप में लिख सकते हैं।
थर्ड क्वेश्चन, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यहाँ हमें धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को दर्शाना है कि 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप में लिख सके। सबसे पहली बात तो वो है कि जिसका भाग देंगे वो संख्या वर्ग नहीं है, या सीधी सीधी संख्या है तो 6 ही लेंगे। 6 संख्या मान लेते हैं a है, और भाग जाता है मान लेते हैं q बार। तो शेषफल हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ये शेष बच सकते हैं। 6 से कम बचना चाहिए, 6 से कम बच रहा है पूर्णांक संख्या। तो यहाँ हमारे पास संख्याएं होंगी a1 बराबर 6q, शेषफल 0। दूसरे में 6q+1, शेषफल 1। दूसरे में 2, तीसरे यहाँ a1 a2 a3 6q+2। इसी प्रकार आगे और लेंगे तो a4 जाएगा 6q+3 5 6q+4 और a6+5। इस प्रकार से हमारे पास ये संख्याएं आ गई। अब हमें दर्शाना है कि विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सा है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले पहला लेंगे a1 6q। यहाँ हमें 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेंगे 3 और q। यहाँ 2 कॉमन लिया जा सकता है, इसका मतलब ये संख्या होगी कैसी, सम। इसके बाद में a2 लेते हैं 6q+1। यहाँ से 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसमें तो 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, लेकिन 1 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए ये संख्या हो जाएगी विषम। 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित। इसी प्रकार a3 लेते हैं 6q+2। दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3q प्लस इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1। कॉमन लेंगे 2 3q+1। तो इस प्रकार से ये 2 से डिवाइड होता है, इसलिए ये हो जाएगा सम संख्या। इसी प्रकार आगे और देखेंगे, 4 वाला लेंगे a4 6q+3। इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, इसमें से 2 कॉमन नहीं लिया जाएगा, 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए इसको लिखेंगे विषम। और ये 2 से विभाजित नहीं है। इस प्रकार से a5 लेंगे, a5 में आएगा हमारे पास 6q+4। और यहाँ से इन दोनों में से 2 का भाग जाता है, इसमें भी और इसमें, यानी 2 कॉमन लेंगे तो 3q+2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगी सम। और लास्ट आ जाएगा a6 वाला लेंगे तो 6q+5। और यहाँ से इसमें से 2 कॉमन नहीं आता है, इसलिए ये आ जाएगी विषम। तो इस प्रकार से हमारे पास जो विषम संख्याएं आई हैं वो एक तो आया 6q+1, दूसरी हमारे पास आई है 6q+3, और तीसरी हमारे पास आई है 6q+5। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक को व्यक्त करें तो जहाँ 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और यहाँ q बराबर एक पूर्णांक संख्या होगी। निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन से तो सबसे पहले हमें 210 और 55 का करना है। यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई हैं, 210 बड़ी है और 255 छोटी है। तो यहाँ हम इसका हल करेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेप होगी वो हमें बताना है कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। तो 210 बड़ा है और 55 क्या है, इसमें छोटा है। अब दूसरा यहाँ से रफ यहाँ करके देखते हैं कि कैसे करना होता है हमें। 210 और इसमें 55 का भाग देंगे, 55 का भाग देते हैं। तो 55 का भाग देंगे तो यहाँ पर 3 बार जाएगा, 3 बार 165 आएंगे। यहाँ पर 165 शेष करने पर 45 आएगा, 45।
तो यहाँ यदि इसको लिखना चाहिए यूक्लिड विभाजन से तो हम इन दोनों को गुणा करके और ये जोड़ते हैं, यही हमारा तरीका होगा। तो यहाँ से लिखेंगे 210, यानी बीच वाली संख्या को यदि हम लिखना है 210, ये किसके बराबर आएगी, यानी 55 गुणा 3 और प्लस के 45। इसी प्रकार से आगे और करेंगे तो यहाँ जो ये 55 है इसको यहाँ लेके आएंगे 55 को और भाग देंगे तो एक बार जाएगा 45 और बच गए 10। तो इसको यदि 55 को यदि हम लिखना चाहेंगे यहाँ पर, तो थर्ड नंबर पर यदि हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास 55 और 55 को लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 55 इक्वल टू 45 गुना में 1, 45 गुना में 1 और प्लस में 10। इसी प्रकार फिर आगे और करेंगे तो ये 45 यहाँ आ जाएंगे, 45 में देंगे तो 4 बार जाएगा 10 का भाग और 40 बच गए 5। इस प्रकार से हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ से 10 और 4 को गुणा करेंगे 45 लिखने के लिए, 45 ये वाले 45 यहाँ जाएंगे, 10 को और 4 से गुणा करेंगे तो फिर भी 5 बचेंगे। इस प्रकार से फिर हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में ये 10 यहाँ आ जाएगा और 10 में 2 बार भाग देंगे तो 10 पूरा चला जाएगा, शेषफल 0 आएगा। तो यहाँ यदि हम इसको 10 को लिखना चाहेंगे तो 10 बराबर हमारे पास आएगा 5 गुणा 2 और प्लस में 0। जहाँ पर शेषफल 0 आ जाए वहीं पर जिसका भाग दिया था यानी जिस चीज़ का भाग दिया था वही HCF आएगा। तो यहाँ पर HCF इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये हमारा पूरा तरीका होगा करने का। ये आप रफ में कर सकते हो और ये फेर में कर सकते हो। तो यहाँ तक समझ में आ गया यूक्लिड विभाजन से HCF निकालना। सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी का। वह है 420 और 130। 420 और 130। सबसे पहली स्टेप जो इसकी होगी वो होगी 420 जो है वो बड़ा है और 130 है वो छोटा है। सेकंड वाली स्टेप करने के लिए यहाँ से रफ में करके देखते हैं। 420 में भाग देते हैं 130 का। 130 का तो 13 × 39 390 और शेषफल बच जाएंगे हमारे पास 30। लिखेंगे तो 420 को 420 इक्वल टू हमारे पास आएगा 130 और गुणा में 3 और प्लस क्या जाएंगे ये 30। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 130 के बारे में, जो 130 है इनके बारे में। तो 130 इक्वल टू हमारे पास आएगा 130 को यहाँ रख के देखते हैं तो 3 × 9 3 चौक 12 400 120 4 बार भाग जाएगा और शेषफल बच जाएगा 10। तो यहाँ से हम लिखेंगे 30 गुणा में 4 और प्लस में 10। इससे अगली वाली स्टेप में लिखेंगे इस किसके बारे में, 30 के बारे में। 30 को यदि हम लिखना है तो कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार और 30 शेषफल बच जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास आया 10 गुणा में 3 और शेषफल बच गया 0। तो यहाँ से हमारे पास जो HCF आएगा, HCF वो लास्ट में जिसका भाग दिया था वो, तो HCF इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10। इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। इससे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास थर्ड वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास है 75 और 243 75 243 को हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहली बात वही है, बड़ी संख्या 243, छोटी संख्या 75। अब बात करें इनको हल करने की। सेकंड स्टेप में हमें बताना है 243 भाग में 75 का भाग देंगे 243 में। 243 में 3 बार जाएगा 225 और शेषफल हमारे पास 18 आ जाएंगे। इस प्रकार से हम लिखेंगे 243 इक्वल टू 75 गुणा 3 और प्लस में 18। थर्ड स्टेप में हमें 75 के बारे में लिखना है। 75 तो यहाँ 75 लिखेंगे तो 18 चौक 72 और शेषफल बचेगा 3। इस प्रकार से हम लिखेंगे 18 गुणा में 4 और प्लस में 3। फिर 18 के बारे में लिखना पड़ेगा। इससे अगली वाली स्टेप में 18 के बारे में लिखेंगे तो 18 के बारे में लिखेंगे तो 3 गुणा में 6 बार जाएगा 6 × 18 और शेषफल आ जाएगा 0। तो 3 गुणा में 6 और शेषफल आ गया 0।
इस प्रकार लास्ट में 3 का भाग दिया था, तो HCF जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 3। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा। तो यहाँ हम देखेंगे बड़ी संख्या 225, छोटी संख्या 135। भाग देके देखते हैं। 225 135, तो 135 में भाग जाएगा इसका एक बार, 135 बचेगा अपना 90। यहाँ लिखेंगे 225 135 गुणा 1 और प्लस का 90 प्लस 90। इससे अगली वाले स्टेप में लिखते हैं हम 135 को यहीं रख देते हैं। 135 को भाग जाए एक बार 90, शेष पर बचेगा 45। तो यहाँ हम लिखेंगे 135 इक्वल टू 90 गुणा में 1 और प्लस का 45। और इसके बाद में यहाँ लिखेंगे 90 इक्वल टू 45 दूनी 90, शेषफल 0। तो यहाँ लिख देंगे 90 इक्वल टू 45 गुणा में 2 और शेषफल 0। इसका मतलब HCF हमारे पास आएगा 45। ये हमारी इसका हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस फोर्थ वाले क्वेश्चन